लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 14वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जिस कमरे में दोनों कुमारों की बेहोशी दूर हो जाने के कारण आग खुली थी, वो लंबाई में 20 और चौड़ाई में 15 गज से कम न था। इस कमरे की सजावट कुछ विचित्र ढंग की थी और दीवारों में भी एक तरह का अनूठापन था। रोशनी के शीशों, हांडी और कंदीलों की जगह उसमें दो दो हाथ लंबी तरह तरह की खूबसूरत पुतलियां लटक रही थीं और दीवारगीरों की जगह 50 किस्म के जानवरों के चेहरे दीवारों में लगे हुए थे। दीवारें इस कमरे की लहरदार बनी हुई थी और उन पर तरह तरह की चित्रकारी की हुई थी। ऊपर की तरफ छत से कुछ नीचे हटकर चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां थीं, जिससे जान पड़ता था कि ऊपर की तरफ कोई गुलाम गर्दिश या मकान है। मगर इस समय सब खिड़कियां बंद थीं और इस कमरे में से कोई रास्ता ऊपर जाने का नहीं दिखाई देता था। कुंवर आनंद सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा, भैया वो बुढ़िया तो अजब आफत की पुड़िया मालूम होती है और उन लड़कों की तेजी भी भूलने योग्य नहीं है। इंद्रजीत सिंह, बेशक ऐसा ही है। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को जीता छोड़ दिया। मगर हमें भैरव सिंह की बातों पर आश्चर्य मालूम होता है। क्या हम उसे वास्तव में कोई अय्यार समझे? आनंद सिंह, यदि वो अय्यार होता तो निस्संदेह हम लोगों को धोखा देने के लिए भैरव सिंह बना होता, और साथ ही इसके पोशाक भी वैसी ही रखता जैसी भैरव सिंह पहना करता है। इसके सिवा वो स्वयं अपने को भैरव सिंह प्रकट करके हम लोगों का साथी बनता। ऐसा न कहता कि मैं भैरव सिंह नहीं हूं। मगर उसकी नौजवान औरत यानी बुढ़िया के विषय में। इंद्रजीत सिंह, उस बुढ़िया की बात जाने दो। अगर वो वास्तव में भैरव सिंह है तो ताज्जुब नहीं कि मसखरापन करता है या पागल हो गया है। और अगर वो पागल हो गया है तो निस्संदेह उस बुढ़िया की बदौलत, जो उसकी आंखों में अभी तक नौजवान बनी हुई है। आनंद सिंह, उस बुढ़िया को जिस तरह हो गिरफ्तार करना चाहिए। इंद्रजीत सिंह, मगर उसके पहले अपने को बेहोशी से बचाने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि लड़ाई दंगे से तो हम लोग डरते ही नहीं। आनंद सिंह, जी हाँ, जरूर ऐसा करना चाहिए। दवा तो हम लोगों के पास मौजूद ही है और ईश्वर की कृपा से कमरे का दरवाजा भी खुला है। दोनों भाइयों ने कमर से एक डिबिया निकाली जिसमें किसी तरह की दवा थी, और उसे खाने के बाद कमरे के बाहर निकलना ही चाहते थे कि ऊपर वाले छोटे छोटे दरवाजों में से एक दरवाजा खुला और पुनः उसी नौजवान बुढ़िया के खसम भैरव सिंह की सूरत दिखाई दी। दोनों भाई रुक गए और आनंद सिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब आप यहां क्यों आ पहुंचे? भैरव सिंह, आपके हालचाल की खबर लेने और साथ ही इसके अपनी नौजवान औरत की तरफ से आपको जियाफत का न्योता देने आया हूं। मालूम होता है कि तुम लोगों पर आशिक हो गई है, तभी खातिरदारी का बंदोबस्त कर रही है। उसने तुम लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने की तैयार की हैं और अभी तक बनाती ही जाती है। आनंद सिंह हंसकर, और उन चीजों में जहर कितना मिलाया है? भैरव सिंह, केवल 1.5 छटाक। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने से तुम लोगों की जान न जाएगी। आनंद सिंह, आपकी इस कृपा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आपसे बहुत ही प्रसन्न होकर आपको कुछ इनाम भी देना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके जरा यहां आइए तो अच्छी बात है। भैरव सिंह, बहुत अच्छा। इनाम लेने में देर करना भले आदमियों का काम नहीं है। इतना कहकर भैरव सिंह वहां से हट गया और थोड़ी ही देर बाद सदर दरवाजे की राह से कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। जब कुंवर आनंद सिंह के पास आया तो बोला, लाइए, क्या इनाम देते हैं? आनंद सिंह ने फुर्ती से तिलिस्मी खंजर उसके हाथ पर रख दिया, जिसके असर से वो एक दफा कांपा और बेहोश होकर जमीन पर लंबा हो गया। तब आनंद सिंह ने अपने भाई से कहा, अब इसे अच्छी तरह जांच कर देख लेना चाहिए कि ये भैरव सिंह ही है या कोई और। इंद्रजीत सिंह, हाँ, बखूबी पता लग जाएगा। पहले इसका दाहिनी बगल वाला मस्सा देखो। आनंद सिंह भैरव सिंह की बगल देखकर, देखिए, मस्सा मौजूद है। अब कमर वाला दाग देखिए, लीजिए, ये भी मौजूद है। इसके भैरव सिंह होने में अब मुझे तो किसी तरह का संदेह नहीं रहा। इंद्रजीत सिंह, अब संदेह हो ही नहीं सकता। मैंने इस मस्से को अच्छी तरह खींचकर भी देख लिया। अच्छा, अब इसे होश में लाना चाहिए। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने अपना वो हाथ जिसमें तिलिस्मी खंजर की जोड़ की अंगूठी थी भैरव सिंह के बदन पर फेरा। भैरव सिंह तुरंत होश में आकर उठ बैठा और ताज्जुब से चारों तरफ देखता हुआ बोला, वाह वाह, मैं यहां क्यों कर आ गया और आप लोगों ने मुझे कहां पाया? आनंद सिंह, मालूम होता है अब आपका पागलपन उतर गया। भैरव सिंह ताज्जुब से, पागलपन कैसा? इंद्रजीत सिंह,
इसके पहले तुम किस अवस्था में थे और क्या करते थे, कुछ याद है? भैरव सिंह: मुझे कुछ भी याद नहीं। इंद्रजीत सिंह: अच्छा बताओ कि तुम इस तिलिस्म के अंदर कैसे आ पहुंचे? भैरव सिंह: केवल मुझी को नहीं, बल्कि किशोरी, कामनी, कमला, लक्ष्मी देवी, लाड़ली, कमलिनी और इंदिरा को भी राजा गोपाल सिंह ने इस तिलिस्म के अंदर पहुंचा दिया है। बल्कि मुझे तो सबके आखिर में पहुंचाया है। आपके नाम की एक चिट्ठी भी दी थी, मगर अफसोस आपसे मुलाकात न होने पाई और मेरी अवस्था बदल गई। इंद्रजीत सिंह: वो चिट्ठी कहाँ है? भैरव सिंह इधर उधर देखकर: जब मेरे बटुए ही का पता नहीं तो चिट्ठी के बारे में क्या कह सकता हूं? आनंद सिंह: मगर ये तो तुम्हें याद होगा कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? भैरव सिंह: क्यों नहीं, मेरे सामने ही तो वो लिखी गई थी। उसमें कोई विशेष बात न थी, केवल इतना ही लिखा था कि उस गुप्त स्थान से किशोरी, कामनी इत्यादि को लेकर मैं जमानिया जा रहा था, मगर माया रानी की कुटिलता के कारण अपने इरादे में बहुत कुछ उलटफेर करना पड़ा। जब ये मालूम हुआ कि माया रानी तिलिस्मी बाग के अंदर घुस गई है, तब लाचार सब औरतों को तिलिस्म के अंदर पहुंचाता हूं। बाकी हाल भैरव सिंह से सुन लेना। बस इतना लिखा था। मालूम होता है कि पहले का हाल वो आपसे कह चुके हैं। इंद्रजीत सिंह: हाँ, पहले का बहुत कुछ हाल वो हमसे कह चुके हैं। भैरव सिंह: क्या ये भी कहा था कि कृष्ण ने जिन्न का रूप भी उन्हीं कृपा निधान ने धारण किया था? आनंद सिंह: नहीं, सो तो साफ नहीं कहा था, मगर उनकी बातों से हम लोग कुछ कुछ समझ गए थे कि कृष्ण जिन्न वही बने थे। खैर, अब तुम खुलासा बताओ कि क्या हुआ। भैरव सिंह ने वो सब हाल दोनों कुमारों से कहा जो ऊपर के बयानों में लिखा जा चुका है और जिसमें का बहुत कुछ हाल राजा गोपाल सिंह की जुबानी दोनों कुमार सुन चुके थे। इसके बाद भैरव सिंह ने कहा, जब राजा गोपाल सिंह को मालूम हो गया कि माया रानी बहुत से आदमियों को लेकर तिलिस्मी बाग के अंदर जा छिपी है, तब वे एक गुप्त राह से छिपकर सब औरतों को साथ लिए हुए उस मकान में पहुंचे जिसमें से कमंद के सहारे सभी को लटकाते हुए शायद आपने देखा होगा। इंद्रजीत सिंह: हाँ, देखा था। तो क्या उस समय वे औरतें बेहोश थीं? भैरव सिंह: जी हाँ, नामालूम किस ख्याल से उन्होंने सब औरतों को बेहोश कर दिया था, मगर इसके पहले ये कह दिया था, तुम्हें तिलिस्म के अंदर पहुंचा देते हैं जहां दोनों कुमार हैं। यद्यपि वहां पहुंचना बहुत कठिन था, मगर अब एक दीवार वाले तिलिस्म को दोनों कुमार तोड़ चुके हैं, इसलिए वहां तक पहुंचा देने में कोई कठिनता न रही। इंद्रजीत सिंह: तो क्या तुम भी उन 7 औरतों के साथ ही उस बाग में उतारे गए थे? भैरव सिंह: पहले तो उन्होंने इंद्रदेव को बहुत सी बातें समझाई बुझाई जिन्हें मैं समझ न सका। इसके बाद इंद्रदेव को तो गोपाल सिंह बनाया और इंद्रदेव के एक अय्यार को भैरव सिंह बनाकर दोनों को खास बाग के अंदर भेजा। इस काम से छुट्टी पाकर सब औरतों को और मुझे साथ साथ लिए उस मकान में आए। सभी को तो उस कमरे में बैठा दिया जिसमें से कमंद के सहारे सबको लटकाया था, और फिर मुझे उनकी हिफाजत के लिए छोड़ने के बाद कमलिनी को साथ लिए हुए कहीं चले गए और घंटे भर के बाद वापस आए। उस समय कमलिनी के हाथ में एक छोटी सी किताब थी जिसे उन्होंने कई दफा तिलिस्मी किताब के नाम से संबोधन किया था। इसके बाद उन्होंने सभी को बेहोश करके नीचे लटका दिया। इस काम से छुट्टी पाकर उन्होंने आपके नाम की 2 चिट्ठियां लिखी। एक तो उस कमरे में रखी और दूसरी चिट्ठी, जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं, मुझे देकर कहा कि जब कुमारों से तुम्हारी मुलाकात हो तो ये चिट्ठी उन्हें देना और सब काम कमलिनी की आज्ञा अनुसार करना। यहां तक कि यदि कमलिनी तुम्हें सामना हो जाने पर भी कुमारों से मिलने के लिए मना करे तो तुम कदापि न मिलना, इत्यादि कहकर मुझे नीचे उतर जाने के लिए कहा। कुछ रुककर, नहीं नहीं, मैं भूलता हूं, मुझे उन्होंने पहले ही नीचे उतार दिया था, क्योंकि सभी की गठरी मैंने ही नीचे से थामी थी। सभी को नीचे उतार देने के बाद जब मैं उनकी आज्ञा अनुसार पुनः ऊपर गया, तब उन्होंने ये सब बातें मुझे समझाई और आपके मित्र इंद्रदेव भी वहां आ पहुंचे जो गोपाल सिंह की सूरत बने हुए थे। इंद्रदेव ने राजा गोपाल सिंह से कुछ कहना चाहा, मगर उन्होंने रोक दिया और मुझसे कहा कि अब तुम भी कमंद के सहारे नीचे उतर जाओ और इंद्रदेव के आने का इंतजार करो। मैं उनकी आज्ञा अनुसार नीचे उतर आया। मैं अंदाज से कहता हूं कि उन बेहोशों में आप या छोटे कुमार छिपे थे, और आप ही दोनों में से किसी ने मेरे बदन के साथ तिलिस्मी खंजर लगाया था, जिससे मैं बेहोश हो गया। इंद्रजीत सिंह: हाँ ठीक है, ऐसा ही हुआ था। भैरव सिंह: फिर तो मैं बेहोश हो ही गया। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि इंद्रदेव जो गोपाल सिंह की सूरत में थे कब नीचे आए, क्या हुआ। आनंद सिंह: ठीक है, वो भी थोड़ी ही देर बाद नीचे उतरे और
तुम्हारी तरह से वो भी बेहोश किए गए। इंद्रजीत सिंह से, अब मालूम हुआ कि इंद्रदेव ही के कहे मुताबिक मैं आपको बुलाने के लिए ऊपर गया था। भैरव सिंह, हाँ, जब हम लोगों को उन्होंने चैतन्य किया तो कहा था कि दोनों कुमार ऊपर गए हैं। आखिर इंद्रदेव ने कमंद खींच ली और हम लोगों को लिए हुए दूसरी दीवार की तरफ गए। वहां कमलिनी ने जमीन खोदकर एक दरवाजा पैदा किया। ताज्जुब नहीं कि उसी दरवाजे की राह से आप लोग भी यहां तक आए हों। और अगर ऐसा है तो उस कोठरी में भी अवश्य पहुंचे होंगे जहां की जमीन लोगों को बेहोश करके तिलिस्म के अंदर पहुंचा देती है। आनंद सिंह, हम लोग भी उसी रास्ते से यहां तक आए हैं। अच्छा, तो क्या इंद्रदेव भी तुम लोगों के साथ यहां आए हैं? भैरव सिंह, जी नहीं, वो तो ऊपर ही रह गए। बोले कि मुझे तिलिस्म के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं अब इसी बाग में छिपकर रहूंगा। जब दोनों कुमार यहां आ जाएंगे तब उनसे छिपकर पुनः कमंद के सहारे ऊपर जाऊंगा और राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर काम करूंगा। आनंद सिंह इंद्रजीत सिंह से, तब ताज्जुब नहीं कि इंद्रदेव ने ही सरयू को बेहोश किया हो। इंद्रजीत सिंह, जरूर ऐसा ही है। भैरों से, अच्छा तब क्या हुआ? भैरव सिंह, नीचे उतरकर जब हम लोग उस कोठरी में पहुंचे जहां की जमीन थोड़ी ही देर में लोगों को बेहोश कर देती है, तब नियमानुसार सभी के साथ मैं भी बेहोश हो गया। उस समय से इस समय तक का हाल मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ और मैं किस अवस्था में होकर क्यों इस तरह अपने को यहां पाता हूं। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 14वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।